हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जिसमें आज हम करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको पूरी यूनिट नंबर 1 जो भी आपके सिलेबस में कंटेंट दिया गया है आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें एक वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा काफी डिटेल में। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस यूनिट नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो नोट्स हैं इसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के, अगर आप वीडियो से काम चला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो से काम नहीं चल सकता तो आपको ये नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। ये पेड नोट्स हैं। नोट्स परचेज करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर डीएम कीजिए, वहां पर आपको ये नोट्स परचेज मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस यूनिट नंबर 1 को। नाम है इसका आपका कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट और फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स और फीलिंग शेयर होती हैं इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बीच में, तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। इट्स फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटीग्रेशन एंड प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल रिलेशनशिप, बिजनेस, एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट से और कई जगह पर काम आता है, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो या सोशल इंटरेक्शन हो। Effective communication require clarify, coherence and understanding between the sender and receiver of the message। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में क्लैरिटी होगी, कोहेरेंस होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी। It involve encoding information into a form that can be transmitted, sending it through a chosen channel and decoding it by receiver so that the intended message is understood। इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है? मैसेज को इनकोड करा जाता है, एक चैनल के थ्रू सेंडर भेजता है, रिसीवर रिसीव करता है, उसे डिकोड करता है और जो मैसेज के थ्रू अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग लेता है। तो ये कहलाता है आपका कम्युनिकेशन। नीड क्या होती है कम्युनिकेशन की? तो सबसे पहले आता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन अलाउ इंडिविजुअल टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट एंड फीलिंग विद अदर। कम्युनिकेशन की मदद से आप अपने आइडिया, थॉट और फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो एक्सचेंज है ये किस लिए जरूरी होता है? इससे आपको लर्निंग मिलती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाते हैं और आपके आसपास के वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको पता लगता रहता है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फाउंडेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप वेदर दे आर पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल। रिलेशनशिप बिल्ड को हेल्दी रखने में भी कम्युनिकेशन का एक रोल होता है, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या सोशल रिलेशनशिप हो। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अदर, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड फोस्टरिंग एम्पैथी और कोऑपरेशन। ये क्या करता है? दूसरों को समझने में मदद करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और एम्पैथी और कोऑपरेशन को एनहांस, फोस्टर करता है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग नीड एंड इमोशन। तो कम्युनिकेशन इनेबल इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस द नीड, डिजायर एंड इमोशन टू अदर। कम्युनिकेशन की मदद से आप अपनी नीड, डिजायर और इमोशन दूसरे लोगों को दिखा सकते हो, बता सकते हो। दिस एक्सप्रेशन इज वाइटल फॉर सीकिंग सपोर्ट, शेयरिंग जॉय, सीकिंग कंफर्ट एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये आप किस लिए करते हैं? ताकि आपको दूसरे से सपोर्ट मिल सके, आप अपनी जॉय मतलब खुशी को शेयर कर सके, कंफर्ट मिल सके और आपके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इन प्रोफेशनल सेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क, कोलैबोरेटिंग विद टीम मेंबर एंड अचीविंग कॉमन गोल। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत होती है? तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से आप कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाते हैं, कोलैबोरेट कर पाते हैं टीम मेंबर के साथ और एक कॉमन गोल को अचीव कर पाते हैं। इन इंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, अंडरस्टैंड देयर रोल एंड वो वर्क टुवर्ड अ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर ये समझा जाता है कि सभी की अंडरस्टैंडिंग सेम है, सभी सेम चीज के लिए काम कर रहे हैं और एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय अलाउइंग इंडिविजुअल टू गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डिस्कस डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन कोलैबोरेटली। कम्युनिकेशन की मदद से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग हो पाती है, क्योंकि ये इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसे गैदर कर पाए, उन सभी सभी लोगों के उस पर पर्सपेक्टिव देख पाए और उनमें से जो भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन को एक तरीके से अडॉप्ट कर पाए।
फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट आर इनविटेबल इन एनी रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय एनेबलिंग पार्टी टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न, लिसन टू ईच अदर पर्सपेक्टिव एंड नेगोशिएट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। क्या बोला है, कॉन्फ्लिक्ट है वो हर जगह पर होना नॉर्मल बात है, लेकिन कम्युनिकेशन क्या करता है, इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है, दूसरों की बातों को सुनकर, उनकी परेशानियों को जानकर और उन चीजों पर नेगोशिएट करके। ठीक है, तो ये आपकी नीड हो गई कि कम्युनिकेशन की जरूरत होती क्यों है। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की, एक कम्युनिकेशन होता क्या है, तो इस होता कैसे है। तो इसमें सबसे पहले एक सेंडर होता है। द सेंडर इज द पर्सन और एंटिटी हु इनिशिएट द कम्युनिकेट बाय इनकोडिंग अ मैसेज। सेंडर कोई भी हो सकता है, एक पर्सन या एंटिटी जो कम्युनिकेशन को बिगिन करना चाहती है और मैसेज को इनकोड करती है। दिस मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थॉट, आइडिया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग और इंस्ट्रक्शन। मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है, थॉट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, फीलिंग हो सकती है या कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका मैसेज। तो द मैसेज इज द कंटेंट दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे। मैसेज का मतलब क्या होता है, जो चीज सेंडर शेयर करना चाहता है वो कहलाता है मैसेज। इट कैन बी वर्बल, रिटन, विजुअल और नॉन वर्बल। ये कैसा भी हो सकता है, विजुअल, रिटन, वर्बल या नॉन वर्बल। द सेंडर मस्ट इनकोड द मैसेज इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। सेंडर मैसेज को सेंड करने से पहले उसे इनकोड करता है जिससे वो एक मीडियम के थ्रू रिसीवर तक भेजा जा सके। फिर आता है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग क्या होती है, एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अ चूजन कम्युनिकेशन चैनल। एनकोडिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपका मैसेज होता है उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिससे वो इजीली ट्रांसमिट किया जा सके चैनल के थ्रू। दिस में इन्वॉल्व सिलेक्टिंग वर्ड, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, चूजिंग अप्रोप्रिएट गेस्चर और सिंबल और यूजिंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द मैसेज। एनकोडिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका, किस तरीके के वर्ड्स का यूज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, कौन से गेस्चर का यूज करना है, क्या सिंबल यूज करने हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है मैसेज को क्रिएट करने के लिए। फिर आता है आपका चैनल। तो द चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। चैनल क्या होता है, वो मीडियम जिसके थ्रू जो एनकोडेड मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। चैनल कैन इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, रिटन डॉक्यूमेंट, फोन कॉल, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड मोर। चैनल के अंदर आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप करो या रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू या फोन कॉल के थ्रू या ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे आपके चैनल कहलाते हैं। फिर आता है डिकोडिंग। तो डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय सेंडर। सेंडर जो मैसेज भेजता है रिसीवर तक, वो रिसीवर मैसेज को किस तरीके से समझता है, क्या इंटरप्रेट करता है, वो चीज कहलाती है आपकी डिकोडिंग। इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिसीव्ड मैसेज बेस्ड ऑन रिसीवर नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर, बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। ये क्या है, एक तरीके से इसमें हम जो हमें मैसेज रिसीव हुआ है उसमें से हम मीनिंग निकालते हैं कि सेंडर हमें क्या बताना चाह रहा था। इसके बेसिस पर जो रिसीवर का एक्सपीरियंस, नॉलेज, कल्चर, बैकग्राउंड है उसके बेसिस पर वो जो मैसेज को समझता है वो चीज कहलाती है आपकी डिकोडिंग। नेक्स्ट आता है रिसीवर। तो द रिसीवर इज द पर्सन और एंटिटी फॉर हुम मैसेज इज इंटेंडेड। जिसे मैसेज भेजा जाता है वो कहलाता है रिसीवर। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय रिसीविंग, डिकोडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज सेंड बाय सेंडर। इसके अंदर रिसीवर का काम क्या होता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, डिकोड करता है, उससे जो मैसेज में जो चीज इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है उसे समझता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। फीडबैक क्या होती है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द सेंडर मैसेज। सेंडर ने जो मैसेज भेजा उसके अगेंस्ट रिसीवर ने क्या रिएक्ट करा, क्या रिस्पॉन्ड करा, वो कहलाती है फीडबैक। इट अलाउ द सेंडर टू असेस वेदर द मैसेज इज अंडरस्टूड एज इंटेंडेड एंड प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फर्दर कम्युनिकेशन। फीडबैक की मदद से रिसीवर को पता लगता है, सेंडर को पता लगता है कि जो चीज वो बताना चाह रहा था रिसीवर को वो पता लग गई है, मतलब जो इंटेंडेड मैसेज समझाना चाह रहा था वो समझ में आया है या नहीं आया, वो फीडबैक की मदद से ही पता लगता है। फिर आता है आपका नॉइज। तो नॉइज रेफर्स टू एनी इंटरफेरेंस और डिस्टोरेशन दैट में डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड अफेक्ट द ट्रांसमिशन और रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। नॉइज क्या होता है, कोई भी तरीके की इंटरफेरेंस या डिस्टोरेशन जो कि कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करे और मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में एक तरीके से ऑब्स्टेकल बने। नॉइज कैन बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नॉइज कैसे भी तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल नॉइज या इंटरनल नॉइज। फिर आता है आपका कंटेक्स्ट। वैसे ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूँ। कंटेक्स्ट रेफर्स टू सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग फिजिकल सेटिंग, कल्चरल नॉर्म, सोशल डायनेमिक एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कंटेक्स्ट क्या होता है, सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं
जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अंदर आपके कल्चरल नॉर्म्स आ जाते हैं, सोशल डायनेमिक आ जाती है, सेंडर रिसीवर की रिलेशनशिप आ जाती है, ये सारी चीजें। फिर आता है आपका फीडबैक लूप। तो कम्युनिकेशन ऑफन इन्वॉल्व अ फीडबैक लूप वेयर द रिसीवर बिकम द सेंडर एंड वाइस वर्सा। द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड फीडबैक हेल्प इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टी। फीडबैक लूप भी वही चीज, सेम फीडबैक वाली चीज है कि इसमें क्या होता है, फीडबैक के टाइम पर जो होता है वो केस उल्टा हो जाता है। जो हमारा रिसीवर होता है उस टाइम पर वो सेंडर बन जाता है, और जो हमारा सेंडर होता है एक्चुअल केस में वो हमारा रिसीवर बन जाता है। ठीक है, ये था आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पोकन रिटन वर्ड टू कन्वे मैसेज, आइडिया, थॉट एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का वो मेथड जिसके अंदर हम स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्ले अ वाइटल रोल इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल इंटरेक्शन। टाइप्स दिए हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। पहला आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड टू कन्वे मैसेज। जब हम वर्ड्स का यूज करें बोलकर अपना मैसेज बताने के लिए, तो वो आता है ओरल कम्युनिकेशन में। इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है वो आ जाता है, फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, ये सारे आपके ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज का क्या होते हैं, तो इमीडिएट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन अलाउ फॉर इंस्टेंट फीडबैक फ्रॉम लिसनर एनेबलिंग द स्पीकर टू गॉज अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट देयर मैसेज अकॉर्डिंगली। ओरल कम्युनिकेशन में हमें जो फीडबैक मिलती है वो इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है, क्योंकि फेस टू फेस या फोन कॉल पर हमारी डायरेक्ट बात हो रही होती है। फिर आता है क्लैरिटी एंड टोन। तो टोन ऑफ वॉइस, इंटोनेशन एंड नॉन वर्बल क्यूज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर एनहांस द क्लैरिटी एंड मीनिंग ऑफ द मैसेज। इसके अंदर हम बोलकर यूज करते हैं तो हमारी वॉइस से, हमारे एक्सप्रेशन से, नॉन वर्बल क्यूज से पता लग जाता है कि हम किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो इससे क्लैरिटी और मीनिंग आ जाता है मैसेज के अंदर। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो ओरल कम्युनिकेशन इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, अलाउ फॉर स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन एंड रियल टाइम डिस्कशन। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन फोस्टर रैपर, ट्रस्ट एंड एम्पैथी बिटवीन द इंडिविजुअल, एनहांसिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, एम्पैथी बिल्ड होती है, इंडिविजुअल के बीच की रिलेशनशिप और ज्यादा एक तरीके से स्ट्रांग हो जाती हैं। फिर आता है डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1, लैक ऑफ रिकॉर्ड। तो अनलाइक रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट लीव परमानेंट रिकॉर्ड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रेफरेंस और रिकॉर्ड अ डिटेल लेटर। जो एक डिसएडवांटेज है वो क्या है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। फिर आता है लिमिटेड रीच। तो ओरल कम्युनिकेशन में भी लिमिटेड रीच, पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और व्हेन डीलिंग विद ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड टीम। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो लिमिटेड रीच होता है, मतलब कुछ ही लोगों तक हम एक साथ में एक बार ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सभी के साथ नहीं कर सकते। फिर है मिस इंटरप्रिटेशन। तो विदाउट रिटन डॉक्यूमेंटेशन देयर इज हायर रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल डिस्कशन। तो क्या होता है, जब जो कम्युनिकेशन है अगर वो टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स होती है तो उस टाइम पर इसमें मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम जो बोलकर समझाना चाह रहे हैं कई बार वो मिस इंटरप्रेट कर ली जाती है, और अगर हमारे सामने रिटर्न उसकी फॉर्म नहीं होती है तो। फिर आता है डिस्ट्रैक्शन। तो ओरल कम्युनिकेशन में भी सस्पेक्टेबल टू डिस्ट्रैक्शन सच एज बैकग्राउंड नॉइज, इंटरप्शन और कंप्लीटिंग प्रायोरिटी अफेक्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज डिलीवरी। ओरल कम्युनिकेशन में आपका बैकग्राउंड नॉइज हो गया, इंटरप्शन हो गई, ये सारी एक तरीके से डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर देती हैं ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तरीके से होने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो दूसरा आएगा वो आएगा रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ रिटर्न वर्ड टू कन्वे मैसेज, आइडिया और इन्फॉर्मेशन। जब हम रिटर्न वर्ड्स का लिखकर किसी चीज का मेथड का यूज करें अपनी कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका रिटर्न कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड ईमेल, लेटर, मेमो, रिपोर्ट, टेक्स्ट मैसेज एंड अदर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं इसके, पहला आता है परमानेंट रिकॉर्ड। तो रिटर्न कम्युनिकेशन लीव अ परमानेंट रिकॉर्ड दैट कैन बी रेफर्ड, अचीव्ड एंड शेयर्ड इजीली, प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर आपके जो रिकॉर्ड होते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं, आप उन्हें बाद में भी रेफर कर सकते हैं। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन। तो रिटर्न कम्युनिकेशन अलाउ बी केयर फॉर केयरफुल क्राफ्टिंग ऑफ मैसेज, इंश्योरिंग क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर जो मैसेज होता है वो क्लियरफुली क्राफ्ट करा जाता है, ड्राफ्ट करा जाता है, क्लैरिटी होती है, प्रिसाइज होता है और कंसिस्टेंसी होती है इंफॉर्मेशन के अंदर।
फिर आता है रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। तो रिटन कम्युनिकेशन रीच अ वाइडर ऑडियंस इंक्लूडिंग इंडिविजुअल इन डिफरेंट लोकेशन एंड टाइम जोन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस डाइवर्स टीम। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसकी रीच और एक्सेसिबिलिटी होती है वो वाइडर ऑडियंस की होती है, मतलब कितने भी लोगों तक आप कम्युनिकेट कर सकते हैं रिटन फॉर्म की मदद से। फिर है लीगल प्रोटेक्शन। तो रिटन डॉक्यूमेंट सर्व एज एविडेंस एंड प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन इन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन एंड डिस्प्यूट। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, ट्रांजैक्शन है या कोई डिस्प्यूट है, उस टाइम पर आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज एज ए एविडेंस भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज का क्या होते हैं? डिलेड फीडबैक। तो रिटन कम्युनिकेशन ऑफन लैक इमीडिएट फीडबैक रिजल्टिंग इन डिले इन रिस्पांस एंड क्लैरिफिकेशन। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हमें डायरेक्ट फीडबैक, जल्दी इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से डिले हो जाती है डिसीजन मेकिंग वगैरह में। लेक ऑफ टोन एंड न्यूजेंस। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में लेक द टोन ऑफ वॉइस, इंटोनेशन एंड नॉन वर्बल क्यूज इन ओरल कम्युनिकेशन लीडिंग टू पोटेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन और एम्बिग्युइटी। इसके अंदर किसी तरीके की वॉइस का यूज नहीं होता, आपके एक्सप्रेशन पता नहीं लगते हैं सामने वालों को, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन और एम्बिग्युइटी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर आता है टाइम कंज्यूमिंग। तो रिटर्न एंड रीडिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट में भी टाइम कंज्यूमिंग, पर्टिकुलरली फॉर लेंथी और कॉम्प्लेक्स मैसेज। अगर कोई मैसेज ऐसा है जो लेंथी और कॉम्प्लेक्स है तो उसको पढ़ने में, उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर फॉर्मेलिटी एंड रिजिड। तो रिटन कम्युनिकेशन कैन बी परसीव्ड एज फॉर्मल एंड रिजिड, लिमिटिंग स्पॉन्टेनिटी एंड फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन। क्या बोला है, इसके अंदर जो होता है कई सारी फॉर्मल और रिजिड होता है ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है मैसेज देने के लिए और उसका फीडबैक रिसीव करने के लिए। तो ये आपका था ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है अब टॉपिक। तो विजुअल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज थ्रू विजुअल मीन्स सच एज इमेज, ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, वीडियो, एनिमेशन एंड अदर एलिमेंट। कम्युनिकेट करें, जब हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करें, अपने इंफॉर्मेशन आइडिया को ट्रांसमिट करें, किसके थ्रू? विजुअल मीन्स के थ्रू। विजुअल मीन्स में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है? इमेज के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, चार्ट, डायग्राम, वीडियो, एनिमेशन और कोई और विजुअल एलिमेंट जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करें तो वो कहलाता है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका इट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ विजुअल स्टिमुली टू कन्वे मीनिंग एंड इज ऑफन कॉम्प्लीमेंटेड बाय टेक्स्ट और स्पोकन वर्ड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपको विजुअल तो दिखाया ही जाता है, साथ में आपको वर्ड्स और टेक्स्ट का भी यूज करा जाता है जिससे आपको मैसेज को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सके। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या हो जाती है? तो पहला आता है एनहांस अंडरस्टैंडिंग। तो विजुअल हेल्प सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू डाइवर्स ऑडियंस इंक्लूडिंग दोज विद डिफरेंट लिटरेसी लेवल और लैंग्वेज बैरियर। इसके अंदर जब आप विजुअली कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मैसेज को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन को मोर एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बना देता है उन लोगों के लिए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और लैंग्वेज बैरियर की, मतलब जो कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए। फिर आता है अटेंशन ग्रैबिंग। तो विजुअल और अटेंशन ग्रैबिंग एंड कैन कैप्चर द व्यूअर्स इंटरेस्ट मोर इफेक्टिवली देन टेक्स्ट अलोन, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे ऑडियंस होते हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ रिटर्न में टेक्स्ट का यूज करेंगे तो इतने ऑडियंस इंटरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ इमेज, ग्राफ्स वगैरह होंगे तो ऑडियंस ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं। फिर आता है मेमोरेबिलिटी। तो विजुअल आर मोर मेमोरेबल देन टेक्स्ट, दे कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर मेंटल एसोसिएशन एंड आर रिटेन्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर लॉन्ग पीरियड। जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा मेमोरेबल होता है एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल कम्युनिकेशन के। फिर आता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो विजुअल एज अ यूनिवर्सल अपील कैन ट्रांस language and cultural barrier, making them an effective means of communication in multicultural और international context। विजुअल कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से यूनिवर्सल अपील है, मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज है एक तरीके की, हर जगह पर आप विजुअल कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई ज्योग्राफिकल या लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है। फिर आता है ब्रांड आइडेंटिटी एंड रिकॉग्निशन। तो विजुअल एलिमेंट सच एज लोगो, कलर एंड ग्राफ प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग brand identity and recognition, helping business and organization stand out in crowded marketplace। क्या बोला है, जो विजुअल एलिमेंट होते हैं जैसे कि लोगो हो गया, कलर हो गया, ग्राफिक्स हो गए, वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को डिनोट करते हैं और रिकॉग्निशन देते हैं उस ब्रांड को कि इस चीज को देखकर कोई भी पर्सन इस ब्रांड के बारे में सोच सकता है। फिर है डिसीजन मेकिंग। तो विजुअल हेल्प इंडिविजुअल प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड मेक
inform decision whether it's interpreting data trend, evaluate product feature और understanding instruction। क्या बोला है, जो विजुअल्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन को क्विकली समझने में और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में कि किस तरीके का डाटा ट्रेंड है, क्या प्रोडक्ट के फीचर हैं और किस तरीके की इंस्ट्रक्शन है, उन सारी चीज़ों को समझ के डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। फिर आता है इमोशनल कनेक्शन। तो विजुअल इवोक इमोशन एंड क्रिएट अ पर्सनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो विजुअल होते हैं वो एक तरीके के इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं ऑडियंस के साथ और उनके एटीट्यूड, बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये था आपका विजुअल कम्युनिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। अब विजुअल कम्युनिकेशन में कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका साइन एंड सिंबल। तो साइन आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट डायरेक्टली कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ मैसेज। साइन क्या होता है, जो हमें डायरेक्टली कोई मैसेज बता दे कि इस साइन का मतलब ये है, वो चीज कहलाती है आपके साइन। दे आर टिपिकली एक्सप्लिसिट एंड यूनिवर्सली अंडरस्टूड विद इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और कल्चर। ये जो साइन होते हैं वो यूनिवर्सली अंडरस्टूड होते हैं, मतलब कोई भी अगर इन्हें देखेगा तो वो सेम ही मतलब निकालेगा। साइन ऑफन हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। साइन का जो कोरिलेशन होता है वो दोनों के बीच में होता है, सिग्निफायर और सिग्निफाइंड, सिग्निफायर और सिग्निफाइंड दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। सिंबल क्या होता है, सिंबल आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कंसेप्ट और बिलीफ। जो सिंबल होते हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कंसेप्ट और बिलीफ के बारे में बताते हैं। अनलाइक साइन, सिंबल मे नॉट हैव अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सिंबल इटसेल्फ एंड द मीनिंग इट कन्वे। जो सिंबल होते हैं उनका मतलब कई बार अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग हो सकता है, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता सिंबल के बीच में और इनके मैसेज के बीच में। इंस्टीड द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफन कल्चरली और कंटेक्चुअली डिटरमाइंड एंड में वेरी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन। जो सिंबल होते हैं उनका मीनिंग इंडिविजुअल की परसेप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है टॉपिक जो आपका वो है साइलेंस एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो साइलेंस ऑफन ओवरलुक्ड इन डिस्कशन अबाउट कम्युनिकेशन इज अ पावरफुल एंड मीनिंगफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ। क्या बोला है, जो साइलेंस होती है जिसे हम कई बार डिस्कशन के अंदर ओवरलुक्ड कर देते हैं, लेकिन वो खुद में भी एक पावरफुल और मीनिंगफुल मोड है कम्युनिकेशन का। While it may seem like the absence of communication, silence can convey a multitude of message, emotion and intention। जब ये लगे कि कम्युनिकेशन की एब्सेंस है तो साइलेंस जो होती है वो अपने आप में एक मैसेज, इमोशन और इंटेंशन होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है साइलेंस की, तो सबसे पहले आती है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। साइलेंस अलाउ इंडिविजुअल टू लिसन अटेंटिवली एंड अंडरस्टैंड द मैसेज कन्वेड बाय अदर। जो साइलेंस होती है वो जो लिसनर होता है उसे मैसेज को एक्टिवली मतलब अटेंशनली बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद करती है और मैसेज से वो क्या समझाना चाह रहा है सेंडर उस चीज को समझने में भी मदद करती है। फिर आता है इमोशनल एक्सप्रेशन। तो साइलेंस कैन कन्वे अ रेंज ऑफ इमोशन इंक्लूडिंग कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, सैडनेस, एंगर, कंटेम्पलेशन एंड कंटेनमेंट। साइलेंस आपको कई सारे इमोशंस के बारे में बताती है, कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, सैडनेस, एंगर, कंटेम्पलेशन, कंटेनमेंट, इन सारी चीजों के बारे में साइलेंस से ही पता लग जाता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो साइलेंस प्ले अ रोल इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी टू कूल डाउन, रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट, फीलिंग एंड अप्रोच द सिचुएशन विद कामर पर्सपेक्टिव। साइलेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, किसकी मदद से, इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के कि वो कूल डाउन रहे, अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करे, अपनी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करे और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पर काल्मर मतलब शांत वाला पर्सपेक्टिव रहे। Cultural and social significance. So silence carries cultural and social significance varying in meaning across different culture and context। अलग अलग कल्चर में साइलेंस का मतलब अलग अलग तरीकों से समझा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंस हो गई साइलेंस की। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन नोन एज इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट ऑकर विद इन अ सिंगल कल्चर ग्रुप और कम्युनिटी। एक सेम कल्चर के ग्रुप के अंदर और सेम कल्चर की कम्युनिटी के अंदर जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो कहलाता है इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल हु हैव सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड, नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। ऐसे इंडिविजुअल जिनका सेम कल्चरल बैकग्राउंड है, कल्चरल नॉर्म सेम है, वैल्यूज, बिलीफ और कम्युनिकेशन का स्टाइल सेम है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है आपका इंट्रा कल्चरल कम्युनिकेशन। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड
It occurs when people from diverse culture background come together and engage in communication, whether it's face to face or through digital or written means or in any other form. इंटर पर एक कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा कल्चरल का उल्टा। इसके अंदर अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीव वाले लोग आकर जब कम्युनिकेशन करते हैं एक साथ में, तो वो कहलाता है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है जब दो इंडिविजुअल या ग्रुप जो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, उनके बीच में इंटरेक्शन हो, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो। इट इनकम्पासेस द चैलेंज, डायनेमिक एंड स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चरल बाउंड्री वेयर कल्चरल नॉर्म्स बिलीफ मे बी डिफर। इसके अंदर जो कल्चरल वैल्यू, बिलीफ, कम्युनिकेशन का स्टाइल, ये सारी चीजें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं सभी की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनियर। तो कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनियर इन्वॉल्व यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन टू गैदर इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, एटीट्यूड और फीडबैक फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप। जब हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का यूज करें, मतलब पहले से डिजाइन क्वेश्चंस का यूज करें कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कोई भी इंटरेक्शन करने के लिए या फीडबैक लेने के लिए इंडिविजुअल या ग्रुप से, तो वो चीज कहलाती है आपकी कम्युनिकेशन थ्रू क्वेश्चनियर। Questionnaire can be administered in various format including paper-based survey, online survey, telephone interview और face-to-face interview। जो क्वेश्चनियर होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो पेपर बेस्ड सर्वे के थ्रू करवाई जा सकती है, ऑनलाइन सर्वे करवा लिया, टेलीफोन के ऊपर इंटरव्यू या सर्वे कर लिया, या फेस टू फेस इंटरव्यू या सर्वे करा, तो ये सारे आपके क्वेश्चनर ही कहलाते हैं। बेनिफिट क्या क्या होते हैं क्वेश्चनियर के, सबसे पहले डेटा कलेक्शन। तो क्वेश्चनियर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट। जब हमारे पास जो रिस्पोंडेंट हो वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में हो और हमें उन सभी से इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो सभी से इंडिविजुअली गैदर ना करके क्वेश्चनियर के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, allowing researcher to gather a wide range of information on various topic और research objective। फिर आता है वाइड रीच। तो क्वेश्चनियर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ डाइवर्स ऑडियंस इंक्लूडिंग ज्योग्राफिकल डिस्पर्स्ड इंडिविजुअल और ग्रुप, मेकिंग इट पॉसिबल टू रीच अ ब्रॉडर पॉपुलेशन एंड गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। क्वेश्चनियर के थ्रू हम बहुत ज्यादा वाइडर ऑडियंस से इंफॉर्मेशन और डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर हो और कहीं भी हो। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो क्वेश्चनियर इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट, reducing variability and bias in response and facilitating comparative analysis across different group और time period। जो क्वेश्चनियर होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है, कलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, रिस्पॉन्स का एक फॉर्मेट होता है जिससे वेरिएबिलिटी कम हो जाती है और किसी तरीके की बायसनेस नहीं रहती है रिस्पॉन्स के अंदर। फिर आता है ईज ऑफ एनालिसिस। तो क्वेश्चनियर रिस्पॉन्स कैन बी इजिली क्वांटिफाइड, टेबलेटेड एंड एनालाइज्ड using statistical technique, allowing researcher to identify pattern, trend and correlation in data। क्वेश्चनर के जो रिजल्ट होता है उसे हम टेबल की फॉर्म की मदद से, टेबल फॉर्म में एक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करके अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ट्रेंड का पैटर्न क्या है और डेटा की कोरिलेशन क्या है। फिर आता है फीडबैक एंड इनसाइट। तो क्वेश्चनियर प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक एंड इनसाइट इनटू रिस्पोंडेंट ओपिनियन, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड प्रेफरेंस व्हिच कैन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड मार्केट रिसर्च। क्वेश्चनियर क्या करता है, फीडबैक और इनसाइट प्रोवाइड करवाता है कि रिस्पोंडेंट का क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, बिहेवियर क्या है, प्रेफरेंस क्या है, जिसकी मदद से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाती है। फिर आता है एम्पावरमेंट। तो क्वेश्चनियर गिव रिस्पोंडेंट अ वॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड कंसर्न ऑन इशू दैट मैटर टू देम, एम्पावरिंग देम टू कंट्रीब्यूट रिसर्च, एडवोकेसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एफर्ट। जो क्वेश्चनियर होता है वो रिस्पोंडेंट को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो जिस भी मैटर से परेशान है या जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सके, एक्सपीरियंस शेयर कर सके और कंसर्न है उसको बता सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक जो कि है वो है बिजनेस लेटर का। तो बिजनेस लेटर आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इन प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। बिजनेस लेटर क्या होते हैं, ये एक तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रोफेशनल इंडिविजुअल होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए बिजनेस लेटर का यूज करा जाता है। They follow a specific format and style typically containing information such as address, salutation, body context and closing remark।
इनका जो फॉर्मेट होता है बिजनेस लेटर का, एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपके कुछ चीजें आती हैं जैसे कि एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट एंड क्लोजिंग रिमार्क, ये यानी चीजें जरूरी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? सबसे पहले फॉर्मेलिटी, तो बिजनेस लेटर आर फॉर्मल डॉक्यूमेंट एंड शुड मेंटेन अ प्रोफेशनल टोन एंड स्टाइल थ्रू आउट। जो बिजनेस लेटर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, इनमें हमें एक प्रोफेशनल टोन और स्टाइल का यूज करना होता है ये लिखते समय। फिर क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस, द कंटेंट ऑफ बिजनेस लेटर शुड क्लियर, कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, अवॉइडिंग अननेसेसरी जैगरॉन और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। हमें किसी तरीके की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या जैगरॉन का यूज नहीं करना है, सिंपल, क्लियर, कॉन्साइज और टू द पॉइंट लेटर लिखना होता है। प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग, बिजनेस लेटर एडर टू स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग गाइडलाइन इंक्लूडिंग प्रॉपर स्पेसिंग, न्यू अलाइनमेंट एंड फॉन्ट स्टाइल एंड साइज। जो बिजनेस लेटर होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है जिसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए और फॉन्ट स्टाइल और साइज वगैरह भी जो स्टैंडर्डाइज्ड है वैसा ही होना चाहिए। फिर आता है पोलाइटनेस एंड कर्टसी, तो बिजनेस लेटर आर courteous एंड रिस्पेक्टफुल इन टोन यूजिंग पोलाइट लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग। जो बिजनेस लैंग्वेज लेटर होने चाहिए वो रिस्पेक्टफुल टोन में लिखे जाने चाहिए, courteous टोन में लिखे जाने चाहिए, लैंग्वेज जो यूज की जाए वो पोलाइट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन और क्लोजिंग रिमार्क का यूज करना चाहिए। फिर आता है करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, तो बिजनेस लेटर शुड बी फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक एंड टाइपोग्राफिकल एरर टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड क्रेडिबिलिटी। जो बिजनेस लेटर होने चाहिए वो किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल एरर से फ्री होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी टाइपोग्राफी एरर नहीं होना चाहिए, जिससे एक प्रोफेशनलिज्म और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। फिर आता है पर्पसफुल कम्युनिकेशन, तो बिजनेस लेटर सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस वेदर इट टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड मेक रिक्वेस्ट, प्रोवाइड फीडबैक और एड्रेस कंसर्न एंड शुड बी फोकस्ड ऑन अचीविंग द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली। जो बिजनेस लेटर होने चाहिए वो स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करने चाहिए, जो कि इंफॉर्मेशन कन्वे करे, रिक्वेस्ट बनाए, फीडबैक प्रोवाइड करे और जो भी कंसर्न है उसे एड्रेस करे, जिससे क्या हो, एक जो पर्पस हमें अचीव करना था वो इफेक्टिवली अचीव किया जा सके पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज और डेटा यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब हम कम्युनिकेशन करें, अपने इंफॉर्मेशन, मैसेज और डेटा को शेयर करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इट इनकम्पासेस वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फॉर्म क्या क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की? वही ईमेल, तो ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अलाउ यूजर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से जब आप इंटरनेट की मदद से जब आप मैसेज को शेयर कर सकें कहीं पर भी किसी को भी, तो वो ईमेल आता है। फिर इंस्टेंट मैसेज, तो इंस्टेंट मैसेज प्लेटफॉर्म इनेबल रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल। जब आप टेक्स्ट मैसेज का यूज करें, ये सारी वही सारी चीजें आ जाती हैं। टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मैसेज जो होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के थ्रू जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों का यूज करें आप कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो सोशल मीडिया में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 1 है इसकी वन शॉट कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपको कवर करने की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।